अस्सलामुअलैकुम नावल लवर्स। तो आज हम निम्रा अहमद का नावल जन्नत के पत्ते पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पर सेट होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल इसकी चूड़ियां खनक रही थी। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। इनकी आवाज में खुशी की रमक थी। वो चौंक कर इनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड्स पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। उसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या फुप्पो आ गई थी और इनका मगरूर बेटा भी? किधर है अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ इनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े दिखाई दे रहे थे। इनके साथ एक खूबसूरत सा लड़का खड़ा था जिसके शाने पर हाथ रखे वो बात कर रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलू से लहंगा संभालती इनके करीब आई। ये हया है मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर से शानों से थामा। अस्सलामुअलैकुम। उसने सर को जंबिश देते हुए मध्यम आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से उसे देखने लगे। उसने गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, कामदार ब्लाउज की आधी से भी छोटी आस्तीन और इनसे निकलती उसके दूधिया बाजू सुनहरे मोतियों की शौ में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा उसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह खुले कमर पर गिरे थे। टीके के साथ के सुनहरे झुमके कानों से लटक रहे थे और मलाई से बना चेहरा हल्के मेकअप से दिलकश लग रहा था। उसने काजल से लबरेज पलकी उठाई। वो तीनों उसे सताइश से देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं, उमर लगारी, ये महनाज भाभी हैं और ये इनके साहबजादे हैं वलीद। उसके दिल पर बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी भर आया जिसे उसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां उधर रखाई थी, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे तो मैं। हाँ तुम जाओ, एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आहिस्तगी से इसके शानों से हाथ हटा लिए। वो मुआज़त ख्वाना मुस्कुराती हुई गेट की जानिब बढ़ गई। बाहर आकर इसने बेख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नजर उनको पलट कर देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। इनके घर के साथ खाली प्लॉट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियां दोनों घरों की अलग अलग थी। गेंदे के फूलों और मोतियों की लड़ियों से हर कोना सजा था। तकरीब सेपरेटेड थी, मर्द अलग औरतें अलग। हाँ, औरतों की तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। मरियम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियों पर तो खैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें। इरम अपना लहंगा संभालती हुई इसके पास आई। हाँ ठीक है, तुम गाना लगवाओ। और ये कौन है? सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ खड़ी एक लड़की कुर्सी पे बैठी खातून से झुक कर मिल रही थी। उसने सिया बाया और ऊपर स्टॉलर ले रखी थी। अजीब बात थी कि इस लड़की ने उंगलियों से नकाब थाम रखा था। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर मुड़ी। ये एलियन है। कौन? हया ने हैरत से कहा। एलियन? अरे शहला भाभी हैं ये। पूरी दुनिया से अलग इनकी रेड ईट की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अबाया निकाब में मिलती हैं। अब पूछो भला औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही हैं ये? हाँ वाकई अजीब हैं ये भी। इसने शाने उचकाए। वो इनके एक सेकंड कजन की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया। उन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करता रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदी की। जब पाँव दुख गए और खूब तालियां बजी तो वो हंसते हुए कुर्सियों की तरफ आई। अस्सलामुअलैकुम शहला भाभी। वो लड़की भी इसी मेज पे मौजूद थी। इरम ने फौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्कुराकर खुश दिली से मिली। एक हाथ की 2 उंगलियों से उसने अभी तक सिया नकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक शहला भाभी, निकाब उतार दे। इधर कौन है? शहला ने जवाबन मुस्कुराकर सर हिलाया मगर निकाब उसी तरह पकड़े रखा। माशाअल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते जरा सी तिरछी हो गई। हया ने हैरत से देखा, शायद इस तरफ मूवी वाला फिल्म बना रहा था इसीलिए। अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेएतबारी? हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा बाहर किसी को दिखाएंगे? हया बड़बड़ाई। फिर वो जल्दी ही वहाँ से उठ गई। अम्मा जाने किधर थी? किससे पूछे सबीन पुप्पो आई है या नहीं? वो काफी देर इसी शशोपंज में मुब्तला रही, फिर घर चली आई और टीवी लॉन्च में फोन के साथ रखी डायरी उठाई। थकन की वजह से वो दम से सोफे पर गिरी और सबीन पुप्पो का नंबर तलाश करने लगी। उसने कभी उनको यूं फोन नहीं किया था मगर आज दिल के हाथों हार गई थी। तुर्की का वो नंबर मिल ही गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी जाने लगी थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। 5वीं घंटी पर फोन उठा लिया गया। हेलो। भारी मर्दाना आवाज इसकी सिमात से टकराई। अस्सलामुअलैकुम। उसने होश लबों पर जबान फेरी। जवाबन वो किसी अनजान जबान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। गड़बड़ाकर अंग्रेजी में बताने लगी। पाकिस्तान से कौन? अब के वो अंग्रेजी में पूछ रहा था। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूँ, प्लीज इनको फोन दे दें। वो तो जवाहिर गई हैं, कोई मैसेज है तो बता दें। वो मसरूफ से अंदाज में कह रहा था। अभी जवाहिर क्या था? उसे कुछ अंदाजा न था। वो सबीन पुप्पो ने पाकिस्तान नहीं आना क्या दावर भाई की शादी पर? नहीं, वो बिजी हैं। शायद वो फोन रखने ही लगा था कि वो कह उठी, आप कौन? उनका बेटा जिहान। खट से फोन रख दिया गया। उसने भीगी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर जोर से क्रेडल पर पटका। आंसू साफ किए, उठकर बाहर आई तो गेट की तरफ
तरफ से जफर चला आ रहा था। उसके हाथ में सफेद अधखुले गुलाबों का बुके था। वो बेअख्तियार ठिठक कर रुकी, फिर लहंगा संभालती जीने उतर आई। ये क्या है जफर? ओ तुसी इत्थे हो, ये कोरियर वाले ने दिया है ਤੁਹਾਡੇ लिए। जफर ने गुलदस्ता और एक बंद लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। वो पिछले 7 साल से ताया फुरकान का मुलाजिम था। ठीक है तुम जाओ। उसने बुके को बाजू और सीने के दरमियान पकड़ा और दोनों हाथों से बंद लिफाफा खोलने लगी। हस्बे मामूल उसमें सफेद सादा कागज था जिसके बिल्कुल दरमियान में उर्दू में एक सतर लिखी थी, इस लड़की के नाम जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। वो सुन रह गई, फिर घबराकर इधर उधर देखा। गेट खुला था। मेहंदी वाली जगह से बहुत से लोग आ जा रहे थे। ऐसे में क्या कोई इधर था जो बगौर मुशाहिदा कर रहा था? उसने लिफाफे को पलटा। कोरियर की मोहर एक रोज कबल की थी। अभी 10 मिनट कबल वो जहान के साथ पहली दफा बात करके रोई थी। बन चुका अनचाहा रिश्ता, और घंटा पहले वलीद और इसके वालिदैन से मिली थी। अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ। ये कौन था जो इतना बाखबर था? एक दिन कबल ही इसे कैसे इल्म हुआ कि वो आज 2 दफा रोएगी? वो खौफ ज़्यादा सी खड़ी, बार बार वो तहरीर पढ़े जा रही थी। अब्बा निकल तो नहीं गए? वो परफ्यूम की बोतल बंद करती, मखसूस हॉर्न और गेट खोलने की आवाज पर मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी। मुकर्ररा वक्त होने को था। आज दावर भाई की बारात थी। पोर्च खाली था। ताया फुरकान के पोर्शन से अलबत्ता आवाज आ रही थी। अब क्या करे? अब्बा को फोन करे या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वो सोच ही रही थी कि गेट पर हॉर्न हुआ। उसने रुक कर देखा। सिया चमकती कार बाहर खड़ी थी। इसकी हेडलाइट्स खासी तेज थी। उसने बेख्तियार माथे पर हाथ का साया बनाकर देखना चाहा। वो वलीद लगारी था। साथ फ्रंट सीट पर उसके वालिद थे और पीछे वालिदा। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वो धीमी होती हेडलाइट्स में इनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार वगैरह आस्तीनों वाला फ्रॉक जो पाँव तक आता था और नीचे हमरंग तंग पजामा, गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल हैं। वो इसे नजरअंदाज करती लगारी साहब के दरवाजे के पास रुकी। अंकल पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। ओह तो आपके चचा वगैरह? वो तो अब्बा से भी पहले चले गए थे। ठहरे, अब्बा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं इन्हें वापस। अरे वो क्यों वापस आए? आप हमारे साथ आ जाओ बेटा। हाँ बेटा आओ। मिसेस महनाज लगारी ने फौरन दरवाजा खोला। अब अगर अब्बा का इंतजार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता। चलें ठीक है। वो गाड़ी में बैठ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा। मैं इनकी बेटी कब से हो गई? जी मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनायत क्यों दे रहे थे उसे? हया बेटा आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में जबरदस्ती के कायल नहीं हैं। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पे कोई एतराज नहीं है, महनाज कह रही थी और वो हक्का बक्का उनको देख रही थी। क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके हैं या वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा उनको कभी इनकार नहीं करेंगे? वो उस वक्त पुरसुकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नजर आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। उसी पल अंकल का मोबाइल बजा तो मुआवजत करके एक तरफ चले गए। महनाज भी इनके पीछे गई। हया सुनिए। वो जाने लगी थी कि वलीद ने पुकारा। मुझे आपसे बात करनी है, मगर ये मुनासिब नहीं है, मगर मुझे इसी रिश्ते के मुतालिक बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर बात सुन लें तो। साथ ही उसने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। रोशनी का एक कोंदा उसके जहन में लपका। मौका अच्छा था। वो उसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोंट वरी, मैं कार को बैक साइड पर ले जाऊंगा, आप बैठिए। वो बैठी तो वलीद जूं से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी फुप्पो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ खानदानी मसाइल की वजह से मेरे अब्बा उनसे थोड़े बदजन हैं और मुझे डाइवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज़ आप इनकार कर दें, मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। उसने चेहरा ऊपर उठाया। वो एकटक गहरी खामोश नजरों से उसे देख रहा था। ये उसका चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। खतरे का अलार्म जोर जोर से उसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज में बोला था। वो दरवाजे की तरफ सिमटी। उसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए हया। अभी तो उन लम्हों का फ़ायदा उठाओ जो मुयस्सर है। वो एकदम इस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखने चाहे, मगर उसने जोर से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और दूसरे हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। उसका दुपट्टा वलीद के हाथ में आ गया था। वो बिना पीछे मुड़कर देखे भागी जा रही थी। गलियां सुनसान थी। जाने वो कहाँ ले आया था। आज इतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो भागते हुए गली के दूसरे सिरे पर पहुंची, मगर ये क्या, गली आगे से बंद थी। डेड एंड। क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में
पीछे से किसी ने कहा तो वो घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। उसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो निढाल सी दीवार से लग गई। उसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था, अब बगैर आस्तीनों के झलकते ब्लाउज और गले का गहरा कट। उसने बेइख्तियार सीने पर बाजू लपेटे। मुझे जाने दो। उसकी आवाज घबरा गई। कैसे जाने दूं? फिर तुमने हाथ थोड़ी ही आना है। वो चलते चलते उससे चंद कदम के फासले पर आकर खड़ा हो गया। प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली मगर शादी से इनकार है। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो इसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वलीद को धक्का देती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मीच ली। तभी उसने जोर से किसी ज़रब लगने की आवाज सुनी और फिर वलीद की कराह। उसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और इसके पीछे कोई खड़ा नजर आ रहा था। शोख नारंगी शलवार कमीज में मलबूस मेकअप से अट्टा चेहरा लिए। वही उस रोज वाला ख्वाजा सिरा डॉली। उसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो उसने शायद वलीद के सर पर मारा था। वो साकित खड़ी उसको देख रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और एन हया के सामने रुका। उसकी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोके उसे देखे गई। तभी उसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन के पीछे से दबोचा, लेकिन उसके मुंह से कर्राह तक ना निकली। उसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डॉली ने एक झटके से उसे आगे धकेला। गली के आगाज तक जहाँ से वो आई थी वो उसे ले गया, फिर मुखालिफ सिमत मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो इसे गेट तक ले आया और एक झटके से उसे छोड़ा। उसने डबडबाई आंखों से डॉली को देखा। वो अभी तक लब पीछे तरफ काटदार आंखों से उसे देख रहा था। दफातन डॉली ने अपनी गर्दन से लिपटा नारंगी दुपट्टा खींचा और इस पर उछाला। दुपट्टा उसके सर पर आन ठहरा। डॉली चुपती हुई नजरों से उसे देखता हुआ बोला, बेहया। फिर वो पलट गया। नारंगी दुपट्टा उसके कंधों से फिसल कर कदमों में आ गिरा तो वो चौंकी। फिर झुककर दुपट्टा उठाया। उसने अच्छे तरीके से खुद को लपेटा ताकि पहचानी न जाए और पिछले गेट की तरफ बढ़ गई। हाल में जाने की बजाय वो बाथरूम्स की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। अंदर फंक्शन उरूज पर था। वो ऐसी हालत में ना थी कि 2 कदम भी चल पाती, सो बेदम सी आखिरी नशिस्त पर गिरी हुई थी। बेहया, बेहया, बेहया। डॉली के लफ्ज़ हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बरस रहे थे। वो बेहया तो नहीं थी। वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। उससे तो ये गलती पहली बार हुई थी। फिर सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत खराबी का बहाना करके चली आई थी। ये दावर और सोनिया की शादी के चंद दिन बाद का जिक्र है। सुबह से सर्दी बहुत बढ़ गई थी। दिसंबर खत्म होने को था और हवा ठिठुरा देने वाली बन चुकी थी। ऐसे में वो कैंपस में स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर दरवाजे पर लगी लिस्ट को देख रही थी। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 लड़कियां सिबांसी यूनिवर्सिटी जा रही थी, हया सुलेमान और खतीजा राना। ये खतीजा राना कौन है भला? वो सोचते हुए अपने ये खोते हाथ आपस में रगड़ रही थी। सर्दी से उसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। दफतन अकब से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज मी। वो चौंक कर पलटी। पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पर बैग, हाथ में डायरी और पेन और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो इसको नाम से नहीं पहचानती थी, लेकिन उन्हीं में कई बार देखा जरूर था। वो लड़की से ख्वाह-मख्वाह बुरी लगी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सुकेड़े सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक तंजिया निगाह में उसका सर से पांव तक जायजा लिया, फिर जरा रोके अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओह, उसने जैसे बमुश्किल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ हया, मैं खतीजा हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन आप मेरी फ्रेंड नहीं है, तो खतीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आप मुझे मिसेस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। अजीब बददिमाग लड़की थी वो खतीजा राना। उसे पहले भी ख्वाह-मख्वाह बुरी लगती थी और अब अंदाजा हो गया था कि इसके भी हया के बारे में कुछ ऐसे ही ख्यालात थे। वो जैसे ही घर आई, जफर सामने से आ गया, भागता हुआ, हामता हुआ, हया बीबी, हया बीबी। बोल भी चुको। अब वो गाड़ी लॉक करती खौफ ज़दा हुई। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत? खैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। जफर ने राजदारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लाउंज में सायमत आई और सोनिया बैठी थी। सामने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों उसके साथ उलझी हुई थी। आहट पे सर उठाया। उसे देखकर दोनों मुस्कुरा दी। हया कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम कहाँ है? ताई अम्मा मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। मुस्कुराकर राहदारी की सिमत बढ़ गई। इरम के कमरे का दरवाजा बंद था। उसने डोरनॉब घुमाकर धकेला। दरवाजा खुलता चला गया। इरम बेड पर उकड़ू बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही थी, जिस पर आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। इरम क्या हुआ? वो कदर फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। इरम ने सुर्ख मतरूम आंखें उठाकर हया को देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे ठिठका गया। हया, एक बात बताओ। उसका रुंधा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो। हम शरीफ लड़कियां हैं ना? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला जरा मशकूक है। उसने माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? हुआ क्या है? हया, मुझे बताओ कि हम मुजरा करने वालियां हैं। वो एकदम रोने लगी थी। इरम, वो शिशत रह गई।
गई। बताओ क्या हम तवाइफे हैं? वो और जोर से रोने लगी। हया बोलो, बताओ हम ऐसे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख उसकी तरफ किया। क्या है ये? उसने उलझन से स्क्रीन को देखा। उस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा हुआ था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सो सजी समरी खातून और दरमियान में डांस फ्लोर पर महुए रक्स दो लड़कियां। एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे इसके सर पर आन गिरी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है और ये हमने किया है। ये दावर भाई की शादी की वीडियो है जो किसी ने इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो, वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है जिस पर मेल करके पूरे डांस की वीडियो भी हासिल की जा सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन से सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो चुके हैं, हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकित से स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था और अब वो जाग जाना चाहती थी। स्क्रीन पर रक्सा परियों के सिराबे में मुख्तलिफ हिस्सों पर किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पर झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा भरता। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। उसके लब कपकपा रहे थे। इरम उसी तरह बिलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ। मैं शरीफ लड़की हूँ। ये हम ही हैं हया। हम बर्बाद हो गए हैं। उसका सर चकराने लगा था। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर इसके खानदान वालों तक पहुँच गई तो अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे। इरम, मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई है? हमने तो मूवी वाले को मना कर दिया था। किसी ने छुप कर बनाई होगी। कुछ करो इरम। उसका सख्ता टूटा तो वो तेजी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी। तो भी सीडी पर हर जगह मिल रही है। ऐसी चीजें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ से हटवाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया? वो बेबसी जमीन पर बैठती चली गई। अगर बाबा या फिर किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो? ओ खुदाया, हम क्या करें? इरम ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया था और वो भी बस कमरे की होकर रह गई थी। सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था मगर कोई हल नजर नहीं आ रहा था। शाम में वो सो रही थी कि रुहेल का फोन आ गया। उसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजने लगा था। हेलो हया, कैसी हो? रुहेल की आवाज में गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाजा न कर पाई। ठीक, तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की? भाई, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो। और किस बात की भला? ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। उसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड तक या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम उधर सबीन पप्पू की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो? वो जरा परेशान हुआ। अरे नहीं, वो फौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल जाहिर करने में कामयाब हो ही गई। फोन बंद हुआ तो वो इरम की तरफ चली आई। यूं मुंह सर लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो सारे घर के कंप्यूटर से उस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं ताकि कम से कम घर वालों को तो ना पता चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा नजर आते ही इरम उठ खड़ी हुई। बिना किसी वक्त के जब वो तमाम कंप्यूटर्स पर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी तो सायमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने के लिए ताया फुरकान के कोई फैमिली फ्रेंड्स बमा खानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी क्योंकि रिश्ता तो वो ढके छुपे लफ्जों में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भूल कर पुरजोश हो गई। हमारे दुल्हा भाई भी साथ ही आए हैं। हया ड्राइंग रूम में जाकर अंदर कमरे में आई तो वो मुँह लटकाए बैठी थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े वो बिल्कुल तैयार बैठी थी। वो वीडियो दफा करो उसे। आओ, सब बुला रहे हैं। लड़के को उसकी वालिदा माजिदा ने अंदर बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए। आओ। उसने हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। वो इरम को पकड़ी ड्राइंग रूम में आ गई। सामने 2 सिंगल सोफों पर एक नफीस सी खातून और एक खूबसूरत सा नौजवान बैठा था। सामने रखी मेज लवाजमात से सजी थी और सोनिया बजीद इसरार मेहमानों को बहुत कुछ पेश कर रही थी। बस भाभी, हमें तो अपने जैसी बच्ची चाहिए। बाहया बापर्दा सोमो सलाह की पाबंद। वो खातून मुस्कुरा कर कह रही थी। अरे मिसेस करीम, हमारी इरम तो कभी सर ढके बगैर गेट से बाहर नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम। वो इरम को साथ लिए अंदर दाखिल हुई। इसके सलाम पर सबने सर उठाकर देखा। गुलाबी पूरी आस्तीनों वाली शलवार कमीज में हमरंग दुपट्टा अच्छी तरह फैलाकर सर पर लिए इरम झुकी झुकी निगाहों के साथ सामने एक सोफे पर आकर बैठ गई। हया भी साथ ही थी। कमर पर गिरते सिल्की बाल, ग्रे ए लाइन शर्ट और ट्राउजर जेब तन के, दुपट्टा कंधे पर डाले इरम के साथ ही टांग पर टांग रखे पूरे एतमाद तरीके से बैठ गई। बेगम करीम की मुशफ़िक सी आंखों में इरम के लिए पसंदीदगी की झलक उठी थी। उन्होंने ताइदी अंदाज में अपने स्मार्ट से बेटे को देखा मगर वो इरम को नहीं बल्कि बहुत गौर से हया को देख रहा था। और बेटा, आप क्या करती हैं? बेटे को मुतवज्जा ना पाकर वो इरम से मुखातिब हुई। जी, मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। इरम ने झुकी झुकी नजरों से जवाब दिया। तभी हया को महसूस हुआ कि वो लड़का मुसलसल उसे देख रहा है, बड़ी जांचती परखती नजरों से। दफातन उसने पॉकेट से अपना ब्लैकबेरी फोन निकाला और खामोशी से सर झुकाए बटन प्रेस करने लगा। खवातीन आपस में मसरूफ थी मगर हया कुछ अजीब सा महसूस करती कनखियों से उसी को देख रही थी जो अपने फोन पर झुका हुआ था। तभी हौले से इसके मोबाइल से माय नेम इज शीला की आवाज गूंजी जिसे इसने फौरन बंद कर दिया मगर वो सुन चुकी
बैठी थी। शीला के साथ शादियों का मखसूस शोर भी सुनाई दिया था और इरम ने भी शायद कुछ सुना था, तभी चौंक कर गर्दन उठाई और फिर कदरे सबकी से वापस झुका दी। हया को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। क्या दुनिया इतनी छोटी थी? वो मोबाइल पर कुछ देख रहा था, कभी स्क्रीन पर देखता और कभी हया और इरम के चेहरों पर नजर डालता। साफ जाहिर था कि वो कुछ मिलाने की सही कर रहा था। फिर एकदम वो उठा और तेजी से कमरे से निकल गया। एक शर्मिंदा सी खामोशी ने सारे माहौल को घेर लिया। हया ने सर झुका दिया, उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। वो बहुत बेचैन सी बैठी थी, पाँव ऊपर सोफे पर समेटे, हाथ में रिमोट पकड़े वो झुल्लाई हुई सी चैनल बदल रही थी, मस्त बेबस परेशान। स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पर पूरे म्यूजिक के साथ इश्तेहार चल रहा था। वो गायब दिमागी से स्क्रीन को देख रही थी, जहाँ मोबाइल कंपनी के साथ गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, PTA लिखा आ रहा था। जाने का पॉज का बटन इससे दबा और इश्तेहार वहीं रुक गया। वो इतनी दूर भटकी हुई थी कि प्ले भी न कर सकी। दफातन दरवाजे में फातिमा बेगम की शक्ल दिखाई दी। वो थकी थकी से अंदर दाखिल हो रही थी। हया रिमोट फेंककर तेजी से उठी। क्या बात थी? साइमा ताई ने क्यों बुलाया था? इरम के रिश्ते के लिए जो लोग उस दिन आए थे उन्होंने इनकार कर दिया है। हालांकि रिश्ता मांग चुके थे और हया का दिल बहुत डूब कर उभरा था। क्यों इनकार कर दिया? उसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। कोई वजह नहीं बताते, बस एकदम ही पीछे हट गए। साइमा भाभी भी बहुत अपसेट थी, मगर कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा है कि हमने किसी आज़ाद ख्याल और बेपर्दा लड़की को बहू बनाकर अपनी आकिबत खराब नहीं करनी। वो मथीर रह गई। चंद रोज कबल सना ताई का फिक्र सिमात में गूंजा था, जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत बिगाड़नी है क्या? तब कहीं जाकर वो माना। क्या इसको मुकाफाते अमल कहते हैं? क्या दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने वालों के घरों पर वही उठी उंगलियां लौट कर आती हैं? मगर वो खुश नहीं हो पाई। अगर बात खुल जाती तो असल बदनामी तो उसके हिस्से में आती। इरम को तो शायद उसकी माँ हया ने ऐसे बिगाड़ा है, कहकर दरमियान से निकाल लेती और बात तो अब भी खुल सकती थी। वो वीडियो तो अब भी इंटरनेट पर मौजूद थी। टीवी स्क्रीन पर अब भी इश्तेहार रुका हुआ था। वो बस खाली नजरों से उसे देखे गई। बगैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, PTA। बगैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, PTA। वो बेख्याली में तकती सोचों की उलझन से निकलकर एकदम चौंकी। बगैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, PTA। बिजली का एक कोंदा सा उसके जहन में लपका था। ओ खुदाया, ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया था? वो एक झटके से उठी और बाहर की तरफ लपकी। इरम बहुत जोश से चिल्लाते हुए हया ने उसके कमरे का दरवाजा खोला। इरम मोबाइल पकड़े बेड पर बैठी थी। दरवाजा खुलने पर गड़बड़ा कर मोबाइल साइड पर रखा। क्या हुआ? साथ ही इरम ने अपना मोबाइल उल्टा कर दिया ताकि स्क्रीन छुप जाए। सुनो, वो तभी रिश्ते वाली बात याद आई। ओह आई एम सॉरी, इन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तो वीडियो देखकर करना ही था। खैर जाने दो, अच्छा ही हुआ। वो मुतमईन थी। इरम, तुमने कभी मोबाइल कनेक्शंस के इश्तिहारों में वो इबारत पढ़ी है कि गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल जुर्म है? हाँ, तो क्या तुम्हें मालूम है कि सिम रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों? ताकि कोई किसी सिम का गलत इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो दहशतगर्दी की वारदात हो या किसी को रॉन्ग कॉल्स करना। ये सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम? इरम ने पलकें झपकाईं। इरम हमारी पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है। हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नीम रजामंद हुई तो है ना, झट से अपना मोबाइल निकाला। PTA को दरवाजा बंद करो, मैं हेल्पलाइन से नंबर लेती हूँ। PTA की हेल्पलाइन का नंबर आसानी से मिल गया, मगर ऑपरेटर ने निहायत शाइस्तगी से ये कहकर मुआवजत कर ली कि इस तरह के केस की साइबर क्राइम या किसी इंटेलिजेंस के साइबर सेल को रिपोर्ट करना होगा। हया ने इनसे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी सिविलियन एजेंसी के साइबर क्राइम सेल का ईमेल एड्रेस तो ले लिया, लेकिन अब वो मुतज़्ज़िब बैठी थी। ये इंटेलिजेंस वाले बड़े खतरनाक लोग होते हैं इरम, मगर अब ये करना तो है ना, और वाकई करना तो था।